स्टार्ट करते हैं। जबकि ये बहुत आ रहा है आपका आज इको प्रॉब्लम। हेलो। हाँ, एक सेकंड मैं भी कर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड में वो इको थोड़ा ज्यादा आ रहा है। 1 मिनट सर 1 मिनट। ठीक है, अभी ठीक है मेरे ख्याल से। अब ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। तो आज हम अपना ये जरा क्लास में आज हम जरा फ्रिक्शन पे आज हम बात करने वाले थे ना। फ्रिक्शन। यप, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आज हम बात करने वाले थे कि न्यूटन्स लॉ का हमने कर लिया था काफ़ी सारा पोर्शन, तीनों लॉज को समझ लिया था, उस पर बेस्ड काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी कर लिया था ना। तो एक तो हमने एक फोर्स जो कि हमने स्टडी कर लिया था, दैट्स टेंशन। टेंशन को हमने देख लिया था, उसी की तरह आपका देयर इज अनदर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में वैसे मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स ना फ्रिक्शन के बारे में, बट जो कुछ काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। आई थिंक आज का लेक्चर, फ्रिक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स नॉट ए वेरी बिग चैप्टर। सो देखते हैं हम लोग इसको, आज हो सकेगा तो फिनिश कर देंगे ना। तो इसमें दो ही टाइप के फ्रिक्शन, आपने कितने टाइप के फ्रिक्शन आपने स्टडी किए है ना, फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं। हाँ, 3 एग्जैक्टली। सो वन आपका एक तो स्टैटिक की वजह से आता है, दैट्स योर स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। जब कोई बॉडी आपका इफ इट इज नॉट मूविंग, है ना, आपका स्टैटिक है यानी कहीं पे रखा, देन इट आल्सो हैज सम फ्रिक्शन, है ना। एंड अनदर इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी आपका स्लाइडिंग। हाँ आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी आपका मूव करता है, इट मूव्स, देन इट हैज अनदर काइंड ऑफ फ्रिक्शन। एंड थर्ड फ्रिक्शन, यही दो आपके मेजर फ्रिक्शन है। द थर्ड वन विच इसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, इट्स ना, इट्स अ रोलिंग बहुत फ्रिक्शन। वेग सा है, रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ रोलिंग फ्रिक्शन। सो दीज आर द टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो हम लेकिन उससे पहले, इन तीनों को स्टडी करने से पहले हम जरा ये जानेंगे कि व्हाट इज एक्चुअल में हमारा कि ये फ्रिक्शन में हम इसको कैसे मतलब एक कैसे हम इसको वो देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल फ्रिक्शन, ये आपका एराइज कैसे होता है कि एक्चुअल में है क्या। तो एक्चुअल में जो बात है वो ये है कि अगर मान लीजिए हम कोई एक जैसे सरफेस ले लेते हैं, सपोज आई चूज ए सरफेस, है ना। इस सरफेस पे मैं एक सपोज आई चूज ए ब्लॉक, है ना। तो आपका इसमें जब ये इफ सपोज इफ इट इज मूविंग समवेयर हियर लाइक ना, ये इस पे कुछ इस डायरेक्शन में जो मोशन है, तो इस पे जो आपका एक जो कांटेक्ट फोर्स इस पे जो अराइज होता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर ना, it's not always perpendicular, it has some direction with your axis, है ना। अगर वर्टिकल से देखें, ये मैंने एक मिनट, या ये अगर हम इसको वर्टिकल से देखें, है ना, ये या तो इट सपोज इट चूज सम डायरेक्शन, इट हैज सम डायरेक्शन, है ना। तो इसको अगर हम इसको कैपिटल एफ ले लें, इफ आई चूज इसी से कैपिटल एफ, तो ये आपका मान लीजिए वर्टिकल से ये आपका इट हैज मेकिंग सम डायरेक्शन विच इज योर सपोज इट्स थीटा, इट्स थीटा। तो जब ये आपका ये इट्स आपका इट्स कांटेक्ट फोर्स, एक तरीके से आप कहते हैं इट्स ए कांटेक्ट फोर्स ना। और इसी का जब आप थीटा जैसे आपने ले लिया, देन इट हैज टू कंपोनेंट, वन इज योर नॉर्मल, है ना, वन इज नॉर्मल एंड अदर इज योर पैरेलल, अदर इज योर पैरेलल कंपोनेंट। तो ये जो आपका ये नॉर्मल आपका जो बन गया, ये इट इज विच इज ना, जो कि आपका नॉर्मल कंपोनेंट, उसको हम एन से बोलते हैं, विच वी कॉल्ड एन, है ना। एंड देयर इज अनदर विच इज आपका जो कि पैरेलल कंपोनेंट है ना, विच वी डिफाइन एज फ्रिक्शन, दिस इज वी डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, है ना।
तो ये आपका एक्चुअल में डेफिनेशन है कि नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स है ना, तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ना, ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, और ये आपका फ्रिक्शन, तो ये दोनों ही आपके दीज आर फॉर्म ऑफ कांटेक्ट फोर्स ना, दीज आर फॉर्म ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो ये आपका एक फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो गया कि भाई आपका ये एक्चुअल में फ्रिक्शन आपका अराइज कैसे होता है, हाउ इट कम्स है ना इन नेचर, है ना, कि आप समझिए ना कि आपका जो कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट फोर्स वो आपका अगर इट नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन को अगर हम हमेशा परपेंडिकुलर पार्ट ले लेते हैं व्हेन वी एक्सक्लूड फ्रिक्शन पार्ट, एंड व्हेन वी इंक्लूड फ्रिक्शन, then the component आपका जो है यानी नॉर्मल कंपोनेंट, इट हैज सम एंगल विद योर वर्टिकल एक्सिस, है ना, तो थीटा आपने ले लिया, तो आपने एन और एफ को ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, व्हाट इज योर एन, एन का वैल्यू तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, बिकॉज एन इज योर नथिंग N बट is equal to mg. mg, अगर इस ब्लॉक का मास m है, then we have equation n is equals to m into g. एंड अनदर फॉर्म इज योर, अगर हम इसका अगर tan थीटा निकालना चाहें, है ना, तो हम देख सकते हैं कि हाउ tan थीटा वर्क्स एज अवर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। tan थीटा अगर हम इस में निकालें इस एंगल के लिए, F हाँ, तो इट्स f अपॉन n, n. है ना, तो यहाँ से f क्या मिल गया आपको, व्हाट इज f, f इज योर n into N tan theta. tan थीटा, है ना, और यहीं से आपको थोड़ा आइडिया भी लगता है कि व्हाट इज योर एफ, एफ ना आपको पता है इट्स म्यू एन करके कुछ फॉर्म आता है ना इस, तो वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपका ये tan थीटा रिलेट विद योर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और आपको n की वैल्यू भी पता है, देन यू कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज योर m into g into tan ऑफ थीटा, है ना। तो एक तरीके का ये आपको फ्रिक्शन का आइडिया, अभी हम स्टैटिक काइनेटिक कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द योर Friction पैरेलल, in general. हाँ पैरेलल कांटेक्ट फोर्स, इसमें नॉर्मल था, एक इज ए काइंड ऑफ है ना पैरेलल कंपोनेंट फोर्स, ठीक है। तो ये पैरेलल कंपोनेंट फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, द पैरेलल कंपोनेंट फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो नॉर्मल कांटेक्ट फॉर पैरेलल कांटेक्ट फोर्स is a friction, okay, this is we called friction, ठीक है। सो एक ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाया कि ये आपका इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, व्हाट इज योर एक्चुअल में फ्रिक्शन। तो अब छोटा एक डेफिनेशन में आपको लिखाता हूँ, व्हाट इज योर एक्चुअल में काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक डेफिनेशन, जिसे आप एक लाइन में किसी को समझा सकते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ना। तो काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का एक छोटा सा काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप कैसे समझते हैं इसको, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन को, एक बार थोड़ा सा बताएं एक बार कि क्या Static इसका क्या friction है? आपका impeding motion, मतलब motion के पहले static friction होता है, फिर kinetic friction आपका जब एक object motion में है। हाँ, ये आपका ये, तो इसको ऐसे समझें जैसे कि मान लो ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये पैड आपको दिख रहा है ना, ये पैड मैंने रखा हुआ है ना, इस पे मैंने ये पेन रखा हुआ है, तो अभी इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज एक्चुअली स्टैटिक। अब मैं इसका थोड़ा सा एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ एंड इट इज स्टार्ट मूविंग, है ना। जैसे इसने मोशन के जस्ट पहले तक इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपका ये बॉडी स्टेबल था, इक्विलिब्रियम में था। बट एट सर्टेन आप जैसे इंक्लाइन एंगल आप बढ़ाते गए, देन एट सर्टेन एंगल इट स्टार्ट मोशन। जैसे इसने स्टार्ट किया एट दैट मोमेंट उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन था दैट कन्वर्ट्स आपका फिर वो काइनेटिक में फॉर्म, काइनेटिक के फॉर्म है ना। तो काइनेटिक, तो what do you think, is this friction is good for us or not good for us? It's a necessary evil. It's in certain condition it's good for us, and in certain conditions it's harmful or bad. Such as मतलब कैसे? जैसे due to friction a lot of machinery has to be replaced every year. Yeah, ये तो सही है। और
but and a lot of energy is loss, energy waste, loss. is lost in overcoming the friction force. हाँ, overcome. And what are the advantage of this force? मतलब It helps us to walk, it helps us to ride. हाँ, exactly. So this universe even doesn't exist without friction ना. इस friction के बिना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते है ना, हमारा इवन बोन तक नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये भी फ्रिक्शन की वजह से स्टेबल है हमारा मसल्स ना। एग्जिस्टेंस के लिए ही ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। सो इट्स नॉट बैड, इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल है ना, कि चीजों को इक्विलिब्रियम में स्टेबल में लाने के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। तो एक छोटा सा इसका डेफिनेशन लिखेंगे। When two bodies, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन, एक लाइन दो लाइन में, ताकि हम इसको समझ सकें। When two bodies slip over each other, the force of friction is called kinetic friction. The force of friction is called kinetic friction. Okay. Now, when two bodies doesn't slip on each other, है ना, इसी का एक और लाइन है, when two body doesn't slip each other, यानी आपका static वे में इक्विलिब्रियम में है, when two bodies doesn't slip over each other now, then the force of friction is called, then the force of friction is called we call this friction as static friction. ओके, ये बात हो गई। तो ये आपका काफी हद तक स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मटेरियल पे भी काफी हद तक इस पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ यू नो इट्स कौन सा आपका मटेरियल यूज करते हैं, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्टैटिक फ्रिक्शन हैज द वैल्यू, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो आपका वैल्यू होता है, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन which has the value, यानी इसको f of s से डिनोट करते हैं, which has the maximum value, अगर हम इसकी बात करें f of s यानी maximum value, इसका कितना होता है, its maximum value has the coefficient of your friction, this is mu s into n, ये इसका maximum value होता है। ये वैल्यू हमेशा इससे कम ही होगा, है ना, इससे कम ही होगा। जैसे इसके ऊपर ये वैल्यू जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, इट कन्वर्ट्स ना, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। तो योर f of s जो एक्चुअल फॉर्म है, that f of s is your always less than equal to mu s n, है ना, mu s n, where n is your normal contact force and your mu s your coefficient of static friction, है ना। ये important point है। तो coefficient of static friction is also depends on your quality of matter ना, कि आपका मटेरियल कैसा है, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। where mu s is your coefficient of static friction. This is all about your static friction ना। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, जैसे आप एल्मीरा पे आप फोर्स लगाएंगे, है ना, तो उस पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ही एग्जिस्ट करेगा ना, कि थ्रेशोल्ड फोर्स आपका है, जहां तक तो वो उसको फाइट करेगा ना, मतलब उसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट कि भाई आपको उसको मूव ना हो, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट, आपका क्या होगा, ये मोशन में आते ही ये आपका फिर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शंस का ही एग्जांपल है, कि भाई अगर आपका जैसे हमने कल सूडो फोर्स के बारे में बात किया था,
कि अगर एक ट्रेन है आपका, जैसे ट्रेन एक जा रहा है मूव करते हुए ना, काइंड ऑफ एक मैंने एक सिस्टम ले लिया, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेन है, इसको आप एज्यूम कर लें। इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये अब ट्रेन आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक्सीलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे अगर ये ब्लॉक का मास m है, then it will experience a pseudo force that is your m ये pseudo force करेगा। बट ये सूडो फोर्स होते हुए भी ये आपका क्या करेगा, स्टेबल रहेगा। इतना ट्रेन में नहीं, लगेज का बहुत सारा सामान रख देते हैं भारी भारी, है ना, एंड ट्रेन एक्सेलेरेट करता है, बट ये लगेज का सामान ये नहीं मूव करता है ना, ये स्टेबल रहता है, ठीक है, ड्यू टू योर स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि इस टाइम पे इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, है ना, इस डायरेक्शन। और अगर आपका इसका एक opposite direction to the force applied, एग्जैक्टली है ना, तो आप देखें मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा और मुझे बड़ा करना चाहिए कि आपका देखें एक्सेलेरेशन जो हो रहा है, एक्चुअल एक्सेलेरेशन दैट इज इस डायरेक्शन में, बट इसमें फ्रिक्शन तब भी इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि इस पे ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है दैट्स योर सूडो फोर्स, दैट इज ma, और इसको अपोज कर रहा है दिस फ्रिक्शन, है ना। तो अगर इसमें एक्सेलेरेशन ये आपका कभी बहुत ज्यादा आपका ये एक्सीलरेट करके ट्रेन ना एकदम से एक्सीलरेट करके, देन एट दैट मोमेंट ये बॉक्स आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उस टाइम पे इसमें फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका मूव कर मतलब पार्टिसिपेट करेगा ना, जिसको हम थोड़ा भी काइनेटिक फ्रिक्शन में करेंगे। इसी चीज को हम थोड़ा समझेंगे कि फ्रिक्शन इज ऐसा नहीं कि आपका मतलब ना कि एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर क्या बोलते हैं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ये थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में और तो कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जरा काइनेटिक फ्रिक्शन के एक्सप्रेशन के बारे में ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं इससे रिलेटेड का स्टैटिक फ्रिक्शन? अब हम बात करेंगे थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन ना, तो अगेन इसका जो द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज योर एफ ऑफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू, है ना। तो ये बात हो गई, और इसको हम बोलेंगे म्यू के इज योर कोएफिशिएंट ऑफ योर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट कि आपका, जैसे अभी मैंने बात की ना कि आपका जैसे मान लो एक कार आपका मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इससे, तो कार पे आपका फ्रिक्शन वर्क करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज आपका ये इसके यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ना, इसके यहाँ पे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच विल अपोज द मोशन। और इस कार पे अगर हम एक ब्लॉक रख दें, इस ब्लॉक रख दें, तो ये ब्लॉक अब आपका कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आपका ये इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन ऑफ इस मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो आपका ये, क्योंकि हम पहले बात करें तो ये आपका जो सरफेस है ये आपको ये है ना, ये आपका ये इस पे एक फोर्स लगाएगा दैट विल इन योर फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ये सरफेस वाला ये इस पे फोर्स लगाएगा दैट, और ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा इन योर बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये बात हो गई। तो इट्स ऑल अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन है कि आपका सरफेस बॉडी पे लगा रहा है फोर्स और एक बॉडी सरफेस पे लगा रहा है ना। तो ये अब मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया, विच इज एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एंड दिस इज योर क्या हो गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ योर काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर लिया हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन के स्टैटिक और काइनेटिक दोनों फ्रिक्शन के बारे में बात कर लिया। अब हम इस पे थोड़ा सा इसके लॉज एक बार देख लें कि हाउ वी अप्लाई, है ना, कैसे इनके 4 स्टेटमेंट हैं जिनको आप अगर पढ़ लें तो आपका पूरा फ्रिक्शन का स्टडी इन 4 लाइन में ही हो जाता है ना। बहुत ज्यादा इन 4 पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट कर लें, ये 4 पॉइंट आपके, फिर हम इस पे बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड एग्जांपल मेरे ख्याल से 3 है। एक तो इंक्लाइनेशन प्लेन का है एंड अदर इज आपका एक पुली का भी एग्जांपल है,
दो तीन एग्जांपल हैं, दैट्स आई थिंक वेरी गुड फॉर स्टडी ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन को एक बार हम जरा देख लेते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ओके, या लॉज ऑफ फ्रिक्शन को हम जरा देख लें। सो द फर्स्ट लॉ है, if the bodies slip over each other, if the bodies slip over each other, ठीक है, the force of friction is, then the force of friction is this is your f of k is equals to mu k into n, ठीक है, ये जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कि इसका डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, the direction of kinetic friction, ठीक है, on a body is opposite to the velocity of the body ठीक है, with respect to the body, no, which to respect to the body applying the force of friction। ये हमने अभी डिस्कस किया था, इसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, दिस इज योर ओके। एंड द थर्ड पॉइंट, if the body does not slip over each other, है ना, then you force on, if bodies do not slip over each other, if bodies do not slip over each other, ठीक है, then the force of friction is your f of s is less than equal to mu s, ठीक है, हाँ ये हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट विच इज, ये तीन तो हमने डिस्कस किए थे, बट फोर्थ पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है ना, द फ्रिक्शनल फोर्स f of k or f of s doesn't depend on the area of contact, ठीक है, as long as the normal force n is same, ठीक है। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ के या एफ एस है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करते, इट डजंट डिपेंड ऑन आपका कितने, हाँ एरिया पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, इट है ना, हाँ बट ये मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा मटेरियल। जैसे स्टील के लिए आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टील के लिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ही डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, है ना। तो इसका एक पैरामीटर में डिफाइन किया हुआ है कांस्टेंट का, कि स्टील के लिए इसका वैल्यू कुछ और है ना, और कॉपर के लिए इसका वैल्यू कुछ और है ना। तो इस तरीके से डिफाइन किया, या ग्लास के लिए इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है इसका वैल्यू कुछ और।
तो ये बात हो गई। आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट हमने ये फ्रिक्शन का पूरा कर लिया। इट्स ऑल अप टू, है ना, कि कितना इसका। अब हम इस पे बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल जो पार्ट है दैट इज कि आपका, है ना, कि ये कैसे हाउ इट कैसे अप्लाई करें इसको, है ना, उसको जरा हम देख लेते हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे जो इसमें जो क्वेश्चन है वो इंक्लाइन प्लेन काफी इसमें है ना, कि इंक्लाइन प्लेन से काफी प्रॉब्लम इसमें आता है, क्योंकि वो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो इस पे बेस्ड एक हम करते हैं प्रॉब्लम एक। भाई कि आपका इंक्लाइन प्लेन है, सपोज आई ड्रॉ इंक्लाइन प्लेन, मैं ड्रॉ करता हूँ। एंड द फाइनल वन, ये हो गया आपका एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। इस पे हमने एक ब्लॉक ले लेते हैं, सपोज आई चूज ए ब्लॉक। ब्लॉक का इसमें प्रॉब्लम आता है इंक्लाइन प्लेन में ड्रॉ करने में, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये हमने एक ब्लॉक इस पे बना दिया। अब ये ब्लॉक आपका जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इज नॉट, है ना, ये आपका इतना मूव नहीं कर रहा है, सपोज इट्स नॉट मूविंग, है ना। तो क्वेश्चन इज इसमें जो गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमको गिवन है, दैट इज योर म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.3, इट्स म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.3 गिवन है। एंड द क्वेश्चन इज what can be the maximum angle theta of the incline with the horizontal so that block does not slip on the plane, है ना। कि वो हमको थीटा की वैल्यू बतानी है कि आपका ये जो ब्लॉक है वो मूव ना करे, ये ऐसे के ऐसे रखा रहे, है ना। यानी इसका क्या मतलब है, क्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब कि आपका ये इसका मतलब क्या है। हेलो जमाल। यस। हाँ, मैंने पूछा था कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आपने सुना। हाँ, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जब ये हाँ ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आपका वर्क करेगा इस केस में, है ना। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपको पता ही है अगर ब्लॉक स्टेबल स्टेट में तो इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दैट विल इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन लगेगा। और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल, ये हमने पहले भी किया हुआ है, mg। और इसका जो mg का कंपोनेंट है वो ये mg कौन सा है, ये वाला है mg, हमने ये पहले भी किया cos थीटा। और इस fs को कौन बैलेंस करेगा, दैट इज योर mg sin। बस आपका सारा आपने ऑलरेडी इसको समझ रखा है। तो अब हमें ये n हो गया, तो ये दिस इज इट्स डायग्राम ऑफ, ना, कि कैसे इसका देखना चारों फोर्स कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो है ना। तो इस पे आप देखें एफएस जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, एफएस इज इक्वल टू mg sin थीटा। हाँ mg sin थीटा, एंड अनदर हमारा n इज इक्वल टू बन रहा है दैट्स अवर mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज अवर tan थीटा, ना। और आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का आइडिया है ना, कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन आपका। स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ 0.3 इज गिवन, 0.3 n से इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, है ना, तो वो हम, है ना, इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट और आपको सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखें तो ये आपका डिवाइडेशन कर दिया हमने, तो mg से mg कट दिया आपका, tan थीटा क्या मिल गया आपको, fs by n, है ना। And what is the value of maximum static friction, because the friction the block is, na, the block is in 0.3 n। हाँ exactly, the block is in equilibrium, ना। so your fs is जो कि है मैक्सिमम, यानी म्यू एस एन। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे एंड देन वी गेट सो वी गेट म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाई एन, तो ये आपका कट गया।
So theta is equals to tan inverse of your 0.3. 0.3. ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन होगा। एक और इसमें हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भाई आपका एक ये इस तरीके का आपका एक सरफेस हम ले लेते हैं, या ये एक सरफेस ले लिया हमने और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक इसमें एक पुली बंधा हुआ है, इसमें एक पुली, ये आपका पुली बंधा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक आपका स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है पुली से, ये एक पुली से कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और ये पुली आपका वापस इसमें ये स्ट्रिंग से एक और मास आपका कनेक्टेड है ना। ये आपका एक और मास में कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया आपका एक और मास कनेक्ट इससे, ठीक है। और ये वाला आपका मास जो है दैट इज एक्चुअली इट हैज द वेट 2 kg, और ये वाला आपका मास m है। यही एक्चुअली हमें इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ना। सर हाँ पूछिए। वो एक डाउट है, जो हमने पुली सिस्टम में जब हमने इंक्लाइन प्लेन किया था तो उसमें हमने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल, हाँ उस टाइम पे न्यूटन्स लॉ की स्टडी कर रहे थे, तब फ्रिक्शन को हमने उसमें नहीं, ठीक है, वो स्लिप नहीं करेगा, उसमें हमने पहले ही बात कर लिया। और इसमें भी हम इसको ये जो यहाँ पे नहीं मान के चलेंगे, इस पे नहीं स्लिप करेगा, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा आपको, है ना। और इसमें भी हमें जो गिवन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, व्हिच इज वैल्यू 0.2, ठीक है। तो क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 2 kg एंड द टेबल शोन इज μs is equals to 0.2. What should be the maximum value of m so that the block do not move, ठीक है। the block do not move, है ना। कि आपका ये जो है ये एक मैकेनिकल आपका ये एक इक्विलिब्रियम में रहे, एक मैकेनिकल तो Fs is equal to USmg, Fs is equals to μs mg। हाँ, तो या आपने ये इसे बताया कि आपका फ्रिक्शन फोर्स, हाँ दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे कितना ये सिस्टम एज ए कैसे वर्क कर रहा है ना, ये है ना, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं ये पहले हम देख लेते हैं, है ना, कि एक्चुअल में क्या क्या ये फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है ना m, हमें स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल m, है ना। तो इसमें एक तो हम देखें कि ये स्ट्रिंग जो है ये आपका इसको एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है व्हिच इज बैलेंसिंग दिस mg। एक तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। यानी फर्स्ट इक्वेशन हमको यहाँ से मिल रही है दैट इज अवर t इज इक्वल्स टू अवर व्हिच इज mg। एक तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। दूसरा देखें कि भाई अब ये स्ट्रिंग आपका इस पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, और इसमें आपका जो फोर्स लग रहा है ये इसको किस डायरेक्शन में पुल करेगा ना, ये इसको, है ना, ये कुछ इस डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लग रहा है ना। देयर इज सम अनदर फोर्स, है ना। तो ये आपका t इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये इसको क्या कर रहा है, इज ट्राइंग टू पुल, और इस t को कौन बैलेंस कर रहा है, देयर इज सम फ्रिक्शन फोर्स, है ना, आपका ये Fs दैट इज बैलेंसिंग दिस। और इस पे भी आपका एक तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है यहाँ पे ना, ये इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है दैट इज बैलेंसिंग दिस 2 kg का जो आपका मास है। तो इस पे लगने वाला 2 into आपका ले लो 2g हो गया ना, दैट्स 2g, है ना। तो अगर हम g को 10 ले लें, g is equals to our 10, है ना, 20 न्यूटन, हाँ एग्जैक्टली 20 न्यूटन का आप पे इस पे एक फोर्स लग रहा है ना, 20 न्यूटन। ये देखो मैंने n ऐसे नहीं बनाना चाहिए वरना वो एक ही जैसा लगेगा, कांटेक्ट फोर्स है। तो आपको यहाँ से हमें कितनी इक्वेशंस मिल रही है, यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल रही हैं। एक तो हमें इक्वेशन मिल रही है योर
कैपिटल ये जो कांटेक्ट फोर्स है हम्म। दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। और एक हमको यहाँ से एक और इक्वेशन मिले दैट इज T इज इक्वल टू योर FS। एक तो हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब तो हमारा ये निकालना आसान हो गया क्योंकि आपने देखे ना ये T इज इक्वल टू आपको पता है इट्स mg और Fs की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Fs? Fs इज FS म्यू s, है ना, म्यू s, एक तो म्यू s हो गया इनटू n, into 20। हाँ इनटू n यानी 20। तो अब हमें सारी वैल्यूज तो पता ही है ना, तो अब हमें इसका मास निकालना तो इजी हो गया। बताएं कितना आ रहा है इसका मास? इसका मास है ना, तो बस इतना ही है इसमें, और तो है ना m इज इक्वल टू म्यू s 20 बाई g। 0/0.4। हाँ एग्जैक्टली इट्स 0.4 kg। तो ये हमने एक पुली बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया और एक क्वेश्चन हमने अपना ये वाला बेस कर लिया कि भाई इंक्लाइन प्लेन पे भी आपका वर्क कर रहा है, तो ये कैसे करें। अच्छा एक और इसमें एग्जांपल है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपका थोड़ा ये tan थीटा यानी हाइट और थोड़ा d के साथ एक क्वेश्चन काफी फेमस है, वो काफी पूछा जाता है ना। और तो इसमें है ना बाकी देख लेंगे, वो क्वेश्चन भी एक हम कर लेते हैं, है ना। फिर हम थोड़ा सा रोलिंग फ्रिक्शन को करके फिर हम इसको है ना देख लेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है क्या, जो कि ऐसा ही है, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप अब न्यूटन लॉ लगाने में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी दिक्कत होती है, आप मतलब न्यूटन लॉ में काफी एक्सपर्ट हैं, मतलब आप जैसे आंसर देते हैं आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ना, ठीक है। हाँ तो हम एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं दैट इज अगेन अवर इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड। फिर से मैं जरा इंक्लाइन प्लेन, ये मुझे एक्चुअली एक बना के रख लेना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन इतना ड्रॉ करना पड़ता है। इंक्लाइन प्लेन और एटवुड मशीन दो का ज्योमेट्री पहले से ही बना के रख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका यूज आता है। और एक और ये हो गया, एक और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ तो ड्रॉ कर लेता हूँ, वॉटेवर बहुत। हाँ तो इस पे अब आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये मैं इंक्लाइंड प्लेन का जो हाइट ले लेता हूँ दैट इज सपोज आई चूज दिस हाइट एज योर h, ठीक है। और इस पे जो डिस्टेंस है इस पूरे का दैट इज आई चूज d, ठीक है। और इस पे मैं एक ब्लॉक इफ आई पुट ए ब्लॉक ओवर दिस प्लेन, है ना, विच इज मेकिंग एंगल थीटा। तो अगेन इसका ज्योमेट्री तो अब तो आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा, ये mg है, देन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा mg cos थीटा, थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना, ये इस डायरेक्शन में आपका लगेगा mg sin sin थीटा एंड इस डायरेक्शन में इट्स योर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन। अभी बात हो रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी अब आपका ब्लॉक आपका मूव नहीं कर रहा है, योर ब्लॉक इज नॉट एक्चुअली मूविंग। सो इस केस में है ना, तो यहाँ से एक बार tan थीटा देखें कितना आ रहा है हमारा tan थीटा। अगर हम वैसे देखें कि कैसे, ये मतलब इस एग्जांपल करने का मतलब ये है कि कैसे थीटा के साथ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कनेक्ट है। tan थीटा इज इक्वल टू, एक हम ले सकते हैं h या by d। हाँ एग्जैक्टली वही हमको देखना है। तो पहले हम जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने जो इक्वेशन से लिख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो इक्वेशन है दैट इज mg sin थीटा एंड n इज इक्वल टू योर mg cos थीटा, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ जो हमें मिलेगा दैट इज द रेशियो ऑफ, यानी tan थीटा जो हमको मिलेगा which is f of s by n which is our tan theta ना, ठीक है, and which is also equal to mu s, which is also equal to mu s, है ना। और एक हम इस ट्रायंगल की ज्योमेट्री से देखें then we can see the tan theta is your tan theta आपका यहाँ से मिलेगा, जो कि आपका कितना मिलेगा, that's your height by distance, yeah it's h upon d। तो योर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, इस योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज h अपॉन d, ओके। तो इंक्लाइन प्लेन के लिए ये रिजल्ट इज वेरी यूजफुल कि भाई आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हाइट और इसके डिपेंड करता है ना, ये बिल्कुल सही बात है।
जैसे आप इसका एंगल ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे ना, देन इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन में। Kind of. तो अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज इट कन्वर्ट्स इन द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, उस मोमेंट में म्यू के है ना, म्यू के हो जाएगा, एंड दैट इज अगेन एफ ऑफ एस बाय एन, बट इन दिस केस ये जो tan थीटा आपको मिलेगा दैट हैज Tan theta. वेरिंग हाइट बाय वेरिंग डिस्टेंस। अब ये ब्लॉक आपका वो हो जाएगा ना, मतलब आपका ये मतलब tan थीटा इज नॉट हाइट और डिस्टेंस दोनों चेंज हो जाएंगे। हाँ चेंज आपके होंगे, दैट्स इट। तो आपका ये काइनेटिक फ्रिक्शन में इसका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बात ये हो गया कि दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रिक्शन के से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, है ना। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन पे हमने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर लिए ना। एक और मैं सोच रहा हूँ एक काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई, ओके हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। वी हैव टाइम, वी हैव टाइम। या अगेन एक आपका ये प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। हेलो हाँ 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 हम बीच में, एक मिनट, या ओह, तो एक इंक्लाइन प्लेन में जरा फिर से ड्रॉ करता हूँ। इस पे फ्रिक्शन का ज्यादा प्रॉब्लम आपका इंक्लाइन प्लेन का ही ज्यादा है ना। तो ये आपका एक अगेन एक ब्लॉक पुट है और इस पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। एंड अगेन आपका ये mg एंड एंगल आपका इस बार गिवन है 30 डिग्री एंगल गिवन, और ये आपका एक नॉर्मल कांटेक्ट एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये आपका डायग्राम है। एंड द क्वेश्चन इज कि a block slides down an angle, inclination of angle theta is equals to 30 degree, ठीक है, with an acceleration of g/4 with, अब हमें acceleration भी given है, यानी आपका इस डायरेक्शन में आपका ये acceleration हो रहा है which is g/4, है ना। find the kinetic friction coefficient, हमें निकालना है find the kinetic friction coefficient, काइनेटिक, ठीक है। क्योंकि ये मूव कर रहा है, अभी तक हमने मूव वाला कोई भी एग्जांपल नहीं है। अब यहाँ पे इट स्टार्ट मूविंग है ना, कि आपका ये मूव करना है। तो मतलब हम बताएंगे। लोग, हाँ 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 हम लोग एफएस और हाँ हाँ एफएस का, हम लोग एफएस और एन की वैल्यूज निकाल लेंगे। एफएस एक्चुअली इसमें स्टैटिक नहीं, इस एफ के है ना, हाँ वही जो भी है मतलब। तो आप इस पे कैसे एक बार मतलब न्यूटन्स का इक्वेशन में जाना चाहता हूँ, आप एक बार दोनों इक्वेशन एक बार मतलब बना के देखें कैसी बन रही है। जो इक्वेशन अभी हमने दो इक्वेशन बनाई थी ना, इस बार ये थोड़ी सी चेंज होंगी। एक बार 2 मिनट दे, फिर मैं तुरंत डिस्कस करता हूँ, है ना। एक बार थोड़ा सा, है ना, ट्राई करेंगे। हाँ हाँ एक बार दें 2 मिनट, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है वो g/4। हाँ हाँ g/4 आपका ये ब्लॉक g/4 से एक्सीलरेट कर रहा है ना डाउनवर्ड। तो इस डायरेक्शन मैंने बना दिया ना, ये एक्सेलरेशन इज योर इन द डायरेक्शन व्हिच इज g/4। तो हमें कोफिशिएंट निकालना है, म्यू के निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज म्यू के, है ना। हाँ एक तो क्या सेकंड। क्या बना आपका पहला न्यूटन्स लॉ लगा के पहला इक्वेशन क्या बना? फर्स्ट इक्वेशन बना है एफ एस इज हाँ इक्वल टू एन ए।
Fs इज इक्वल्स टू ma, ये आप बता रहे हैं Fs इज इक्वल्स टू ma। हाँ बट Fs इज इक्वल्स टू ma। अच्छा, और एक और फिर दूसरा G by एक 4, G by G/4, ओके। मतलब कितना आ गया, समझा नहीं। F आया 4 आपका, यानी आपका मेरा आप कहना एफ चाह रहे के हैं। जो है, हाँ हाँ, F कितना है। एफ के आया है mg/4। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, तो आपने जो इक्वेशन बनाया दैट इज कि भाई आपका ये फोर्स आपने लगाया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन यानी और आपका इसका कोफिशिएंट जो होगा ये आपका दैट इज इन ये इस डायरेक्शन में हो गया ना, mg sin 30 ना, तो आपने बना दिया इट्स लाइक mg sin 30 माइनस, है ना, माइनस योर f, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया G/4 जी mg/4 ये आपने इस तरीके से कर लिया, है ना। दिस इज द, और ये sin 30 का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज योर, sin 30 व्हाट का इज द वैल्यू वैल्यू ऑफ, 1/2। हाँ 1/2, तो ये कितना हो गया mg/2 माइनस f इज इक्वल टू mg/4, ऐसे निकाल दिया ना। हाँ। हेलो, हाँ तो ये हो गया mg/2 माइनस mg/4 एंड इट्स mg/4, ये हमारा आ गया f। एक और वैल्यू है वो n की निकालें, n का कितना आया, n n इज इक्वल, n is equal to mg cos theta। हाँ एग्जैक्टली mg cos थीटा, तो ये हो गया आपका mg cos 30 डिग्री, तो ये हो गया mg इंटू योर cos 30 इज √3/2, √3/2। √3/2, ये हमारा कांटेक्ट फोर्स निकल आया। बस हो गया। अब हमें हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ म्यू के इज नथिंग बट F/n, और जो ये जो कोफिशिएंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन है हाँ वो मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि इसमें हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हाँ हाँ तो मैंने फोर्स मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma करके मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल दिया। हाँ, मतलब F इज इक्वल टू ma, है ना, और आप क्या बता रहे हैं, वही तो हमने किया, हम F की वैल्यूज पुट कर दी, ये हाँ, दोनों वाला एक ही वैल्यू मैंने स्ट्रेट जो जैसे आपने कि mg sin 30 माइनस f की जगह हाँ मैंने सीधा a की वैल्यू g/4 डाल दी। हाँ, वो एक्चुअली इस टाइम इस सिचुएशन में तो आपका करेक्ट आ गया, बट हर सिचुएशन में करेक्ट आना मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा तब तो ये वैल्यू नहीं आएगा, है ना, तब तो ये हाँ बदल हाँ जाएगा। हाँ, अगर मान लो ये तो आपका लक बाई चांस से ऐसा आ गया, बट अगर 45 डिग्री एंगल हो गया देन इट विल mg/√2 हो जाएगा, mg/√2, तब तो आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा ना। हाँ तो हाँ हाँ, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ, है ना। आप का बताता हूँ मैं, न्यूटन्स लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है, न्यूटन्स लॉ अभी फ्रिक्शन में चलेगा, इसके बाद न्यूटन्स लॉ हमें लगाना होगा सर्कुलर मोशन में, इसके बाद हमें न्यूटन्स लॉ लगाना होगा रोटेशनल डायनेमिक्स में, है ना। अभी न्यूटन्स लॉ बहुत एक्सटेंड है, ये सारा कनेक्टेड है, न्यूटन्स लॉ चालू हो गया तो सीधी सी बात है, अभी हम लीनियर मोशन स्टडी कर रहे हैं, फिर हम सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे, फिर हम रोटेशनल मोशन स्टडी करेंगे। तीनों केस में हमारे फोर्स तो लगेंगे ही, और जहां फोर्स लगेगा वहां पे न्यूटन्स लॉ आपका आ जाएगा, है ना। तो हाँ एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, न्यूटन्स लॉ उसके आगे भी चलता है, बस फॉर्म बदल जाती है, क्योंकि इसके आगे जैसे रोटेशनल तक तो ये आपके न्यूटन्स के तीनों लॉ काम करेंगे, है ना, बट रोटेशन के आगे जैसे हम बढ़ेंगे तब आपका न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ आ जाएगा, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें ये है कि उसमें डायरेक्शन का इतना ज्यादा रोल नहीं है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ये वर्क करता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मतलब उसमें फिर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ एक टाइप का, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है न्यूटन का, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ से हमारा म्यू के कितना आ गया अब हम देख सकते हैं, इट इज योर mg/4, इसकी mg/4 वैल्यू है डिवाइड बाई, जो uk की वैल्यू म्यू के की वैल्यू है हाँ 1/2√3। हाँ एग्जैक्टली 2√3, दैट्स वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ये आपका, तो म्यू का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 के अप्रोक्सीमेटली रहता है, 0.3 से लेके वेरी करता है 1.6 1.8 तक, इतने के बीच ही सारे मटेरियल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड वेरी करता है 0.3 से लेके ये 1.6 1.8 तक ना।
जैसे कि मेरे ख्याल से ग्लास का 1 है, ग्लास का जो कोफिशिएंट है वो μs इज इक्वल टू आई थिंक दैट इज 1, है ना। इस तरह अलग अलग का है, ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, एक दो का था तो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये आई थिंक हो गया हमारा फ्रिक्शन पे। तो हमने कर लिया कि फ्रिक्शन पे, इंक्लाइन प्लेन पे भी हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए ना। तो आई थिंक नाउ आई थिंक यू आर फैमिलियर विद, अब तो बहुत फैमिलियर हो गए इंक्लाइन प्लेन से, देखते ही आप फटाफट कंपोनेंट ब्रेक करके उसके निकाल लेंगे ना, है ना। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लास्ट अपना जो है वो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करके फिर आज का हम फ्रिक्शन ये चैप्टर हमारा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जो रोल आता है वो इस पे आता है, देखें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसमें कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट, है ना, कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ना, बहुत ही शॉर्ट में, 1-2 नंबर में, कि भाई व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन को जरा डिफाइन करो। तो जैसे मान लो अगर आप हैवी ब्लॉक रखा हुआ है आपका, इसको आप अगर, है ना, पुल करेंगे या इसको धक्का देंगे, देन इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि आपका फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। बट अगर आप इसमें एक छोटे से इसी ब्लॉक को, है ना, कोई छोटा सा आप इसमें व्हील लगा दे स्मॉल, तो देन इट्स वेरी इजी टू, क्यों ऐसा क्यों होता है, व्हील लगाने से ऐसा क्या स्पेशल आ जाता है कि आपका ये व्हील व्हील लगाने की का वजह बात ही से होता है। हाँ हाँ जो हाँ, बताएं क्या बता सरफेस रहे। ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। हाँ, तो कम दैट्स द थिंग। हाँ, तो कम जब आपका ये टच होगा सरफेस, तो आपका ये कांटेक्ट फोर्स आपका अलग। और एक और बात भी है कि ये स्लाइड नहीं करता, इट रोटेट्स, इट रोटेट्स। इसके साथ एक और बात है कि जैसे आपका ये, जैसे आप सरफेस ये ले रहे हैं, तो इसमें दो बातें बहुत ही गहरी बात है। एक तो आपने ये बता दिया कांटेक्ट आपका ये बहुत ही स्मॉल है ना। बट इसके अलावा एक और पॉइंट भी है कि अगर मान लो कांटेक्ट स्मॉल है और ये रोटेट नहीं कर रहा है, डिफरेंट हेलो। बाकी डिफरेंट पॉइंट्स कांटेक्ट होंगे सरफेस के साथ, मतलब हाँ हर बारी चेंज होता है पॉइंट हाँ ऑफ हाँ, कांटेक्ट। एग्जैक्टली, ये एक्चुअली ज्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मान लो आपका ये रोटेट नहीं कर रहा है, आपने दो ब्लॉक लगा दिए, आपका कांटेक्ट सरफेस अब भी स्मॉल है और ये रोटेट नहीं कर रहा, तब भी खींचने में आपको उतनी ताकत लगेगी, है ना, क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो ये पॉइंट ये है कि ये इसमें जो रोटेशन है, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट रोटेट्स ना, कि आपका ये रोटेट करता है, और जो सेंटर ऑफ मास इसका होता है दैट फिक्स, यानी ये जो सेंटर ऑफ मास है ये लीनियरली मूव करता है, लीनियर मोशन। और ये जो आपका सरफेस होता है दैट एक्चुअली इट रोटेशनल मोशन, ये ना कि आपका ये इट्स रोटेट, फोर्स लगता है देन इट्स ना, आपका ये रोटेट होता है, तो आपका, है ना। तो देयर इज सम टॉर्क एक्चुअली, यहाँ पे आपका एक्चुअली एक्सपीरियंस में भी आता है ना, देयर इज सम टॉर्क। तो इस वजह से क्या होगा, द फ्रिक्शन फोर्स आपका ये आपका बहुत ही कम एक्सपीरियंस, यू विल एक्सपीरियंस वेरी लेस फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोटेशनल डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आया था, और इसी का यूज करके एक किसी ने बनाया, मुझे नहीं पता, हुड डिस्कवर बॉल बेरिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है, कि मशीनों में फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का यूज करते हैं। बॉल बेरिंग क्या होता है, इसका आउटर पार्ट फिक्स होता है, जैसे मान लो आपका एक रोटेट कर रहा है कोई आपका एक रॉड, और उससे आपको एक और मशीन रोटेट करवानी है समथिंग, तो आप उसमें बॉल बेरिंग, ये साइकिल में भी लगा होता है ना, एक्सिस पे चेन कवर के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपका बाहर का आउटर सरफेस फिक्स कर देते हैं, अंदर स्टील की कई सारी सॉलिड बॉल्स लगा के, और उसके अंदर एक और आपका सर्कल होता है जो रोटेट कर सकता है। तो ये बॉल आपकी इतनी ये आपकी रोटेट करती है इतनी, इतना इसका इसका सही इंजीनियरिंग है कि उसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन आपका इंट्रोड्यूस होता है, तो आपका साइकिल लॉन्ग टर्म तक आप चलाते हैं तो आपको वो फील नहीं होता। बहुत लॉन्ग टर्म में ये बॉल बेरिंग घिसती है साइकिल के। अगर आप साइकिल ने बहुत ज्यादा चलाया तो अपने डलवाई भी होंगी, अपने पीछे वाले जो पहिए होता है ना, आगे वाले पहिए में जो रोटेट करता है वो, है ना, उसमें एक बॉल बेरिंग लगा होता है, तो दैट विल हेल्प टू आपका, ताकि कम से कम एनर्जी लॉस हो, हीट के फॉर्म में वो आपका बाहर ना निकले। जब वो घिस जाती है तो फिर वो हवा जाने लगता है उसमें से आपके, है ना। पंखे में भी लगा होता है आई थिंक, है ना। तो ये आपका ऐसे वर्क वर्क करता है। दिस इज ऑल अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन का एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, बट इसका ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है ना, जैसा कि काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो हमने काफी सारा डिस्कस कर लिया, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन का भी आपका एक आध पॉइंट आए तो आप इस पे लिख सकते हैं, इस तरीके से समझा सकते हैं। तो ये फिर आज हम फ्रिक्शन आज भी हमारा कंप्लीट हो गया ना।
नेक्स्ट जो हमारा कल का लेक्चर है वो हमारा इस पे रहेगा, इट्स ऑल अबाउट योर सर्कुलर मोशन पे। तो कल देखते हैं हम इसमें कितना कर पाते हैं, ठीक है? ओके, चलो फिर, ओके गुड नाइट सर, हाँ श्योर, थैंक यू। गुड नाइट, हाँ वेलकम।